बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें हम आज डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को और डाई हाइब्रिड क्रॉस की भी बात करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? हमने जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिस्कस किया था वहां पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात की थी। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की जब वो बात करें, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? एक ऐसा क्रॉस, ठीक है, जिसमें हम ऑफस्प्रिंग हासिल करने के लिए क्रॉस करवा रहे हैं जी, और ऐसा क्रॉस जिसमें हम एट अ टाइम इंडिविजुअल में दो पर्टिकुलर ट्रेड्स पे इंटरेस्ट कर रहे हैं, दो ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम एक एक ट्रेड को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो सेपरेट ट्रेड। जैसे हम बात करें सपोज के मटर के पौधे के ऊपर ही जो है वो काम हो रहा है, और उस काम के दौरान क्या किया जाए, उसमें एट अ टाइम दो ट्रेट उसमें स्टडी कर रही है जाए। सपोज सीड का कलर और सीड की शेप, दोनों ही एक क्रॉस में जब हम स्टडी कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह डाई हाइब्रिड क्रॉस ये भी सेम, मतलब मेंडल की तरफ से इसको जो है वो स्टडी किया गया था शुरू में, और यही लॉ मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बेस बना था, यही क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें हम क्या करते हैं, दो ट्रेड्स को और उनके अल्टरनेटिव फॉर्म को एक ही एक्सपेरिमेंट में, एक ही क्रॉस में स्टडी कर रहे हैं। मेंडल ने जो काम किए थे मटर के पौधे के ऊपर, पाइसम सेटिवम के ऊपर, उन कामों के बाद उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी दिया। उसने जो पहले क्रॉस किए थे वो एक एक क्रॉस में एक एक ट्रेड को स्टडी करते हुए क्रॉस किए थे। उसने जो सारा डाटा कंक्लूड किया था, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया जो, ठीक है, उसमें उसने पहले हर एक का एक एक ट्रेड को ऑब्जर्व करते हुए क्रॉस करवाया, ठीक है। हर ट्रेड को एक एक को ऑब्जर्व करते हुए क्रॉस करवाया था, और उसके पास ये सारी रेशियो आई थी, मतलब हर क्रॉस का रिजल्टेंट जो है वो 3:1 की रेशियो तकरीबन आ रही थी, 3:1 की रेशियो आ रही थी डोमिनेंट और रिसेसिव फिनोटाइप से। ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जब करवाया गया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो बना। जितने भी उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाए उसके अंदर उसने रेशियो देखी, सारी रेशियो देखने के बाद, सारे रिजल्ट्स देखने के बाद वो इस चीज पे पहुंचा, इस नतीजे पे पहुंचा कि जब भी एक एक्सपेरिमेंट में उसने देखा कि दो ट्रेड्स को इकट्ठा स्टडी किया गया, उन दोनों ट्रेड्स के जो फैक्टर्स थे, जो उन दोनों ट्रेड्स के अलील्स थे, उसने तो फैक्टर्स का ही नाम दिया था मेंडल ने, तो उन ट्रेड्स के जो फैक्टर्स थे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर असॉर्ट होते थे, ठीक है। जब भी डाई हाइब्रिड जो है वो क्रॉस बनता है, होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो उसके अंदर जब गैमेट्स बनते हैं उस हाइब्रिड के, डाई हाइब्रिड के, तो वो गैमेट्स इस तरह से बनते हैं कि हर गैमेट में एक अलील जरूर आएगा, उस पेयर में से, फैक्टर्स के पेयर में से एक एक जरूर उसको मिलेगा, ठीक है। जो आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात की थी, बिल्कुल ये उस सेग्रीगेशन के रूल को फॉलो करते हुए ही ये एक एक अलील दोनों ट्रेड्स का जरूर जाएगा गैमेट के अंदर। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि एक पेयर में से हर एक अलील वो फ्री है कि वो किसी भी दूसरे जो है वो अलील के साथ मिल के जाए आगे, और अगली नस्ल के अंदर जो है वो असॉर्ट होके वहां पर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। मसलन हम बात करें जी कि एक प्लांट है, वो राउंड सीडेड भी है,
वो येलो सीडेड भी है, वो टॉल भी है। मैं 3 ट्रेड्स की बात कर गया हूँ, चले 2 ट्रेड्स देख लेते हैं जी। वो राउंड सीडेड भी है और येलो सीडेड भी है। 2 ट्रेड्स में सीड कलर और सीड शेप की बात कर रहा हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर जो है वो राउंड सीडेड है तो उसके साथ हमेशा ट्रेड नेक्स्ट जनरेशन के अंदर येलो सीडेड ही जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में जब उसका क्रॉस जो है अगर एक रिंकल ग्रीन के साथ करवाया हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन में ये पॉसिबल है कि वो राउंड सीडेड के साथ जो है ग्रीन कलर भी आ जाए या रिंकल सीडेड के साथ येलो कलर भी आ जाए, ये पॉसिबल है। मतलब ये जीन एक दूसरे के साथ ऐसे लिंक्ड नहीं है कि जिधर एक अलील ने जाना है उधर लाजमी तौर पर उधर दूसरे ने भी जाना है, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, ऐसा सिर्फ जीन लिंकेज बाद में जब डिस्कवर हुई सिर्फ चंद एक केसेस में ये मुमकिन है। अदरवाइज क्या है कि जब भी अलील्स अगली नस्ल में जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, नेक्स्ट प्रोजनी के अंदर उनकी जो असॉर्टमेंट है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक different pairs of alleles, members of different pairs of alleles assort independently during the formation of gametes. सेग्रीगेट तो होते ही होते हैं, यानी कि एक पेयर है, सपोज वो अलील है कैपिटल ए और स्मॉल ए, उसके साथ दूसरा पेयर है अलील का कैपिटल बी और स्मॉल बी। सेग्रीगेशन ये कहती है कि इस पेयर में से हर गैमीट को एक एक मिलेगा। ठीक है, सेग्रीगेशन ये कहती है कि हर गैमीट को एक एक मिलेगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहती है कि ये जब एक एक मिलना ही है, हर गैमीट को एक एक अलील तो मिलना ही है, लेकिन इसके साथ जब ज्यादा सारे पेयर होंगे, जैसे ये देखें कैपिटल ए स्मॉल में ए में से तो एक एक मिल गया, तो ऐसे ही कैपिटल बी स्मॉल बी में से भी एक एक इनको मिलेगा। अगर कोई एक और अलील यहाँ पर कैपिटल सी स्मॉल सी सपोज, उसमें से भी एक एक मिलेगा, हर एक पेयर में से एक एक मिलेगा। और अगली बात, कैपिटल ए स्मॉल ए में से अगर ये एक एक मिला है और कैपिटल ए अगर आया है तो इसके साथ जरूरी नहीं है कि ये कैपिटल बी ही अलील आएगा, इसके साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, इसके साथ स्मॉल बी भी आ सकता है, सेम स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, स्मॉल बी भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से सपोज कैपिटल बी के साथ कैपिटल ए भी आ सकता है, स्मॉल ए भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वैरायटी ऑफ गैमेट्स बनेगी जिसमें हर पेयर में से जो अलील्स हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब हम बात यही कर रहे थे कि जब भी दो पेयर्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे दो डिफरेंट ट्रेड्स के, तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नेक्स्ट जनरेशन में जाके सॉल्व। अब हम चूंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे तो उसी डाईहाइब्रिड क्रॉस को ही लेते हुए हम एक्सप्लेन करते हैं इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा कि दो ट्रेड्स को इकट्ठे लिया जा रहा है एक ही क्रॉस के अंदर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि हम क्रॉस करवा लेते हैं, जैसे मेंडल ने क्रॉस किया था दो प्लांट्स का, दो पी प्लांट का। किन दो का जी? हम ले लेते हैं जी एक प्लांट ऐसा जो कि ट्रू ब्रीडेड मीन होमोजाइगस, येलो सीडेड एंड राउंड सीडेड है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है वो एक उसकी कलर की बात कर ली, एक ट्रेड,
और दूसरा जो हमने जो है वो साथ में क्या ले लिया, हमने उसकी शेप की बात कर ली। इसका क्रॉस ठीक है, हमने किसके साथ करवाया, एक ऐसे प्लांट के साथ जो कि ग्रीन कलर का था और रिंकल सीडेड था। हमने दूसरा जो ट्रेट लिया वो सीड की शेप, वो रिंकल है या राउंड। एक हमने ले लिया कलर, ठीक है, दूसरा हमने ट्रेट ले लिया हमने शेप। कलर हमने लिया येलो या ग्रीन, ये राउंड नहीं ग्रीन होगा, ठीक है, और कलर जो है वो हमने, शेप हमने ले ली राउंड या रिंकल की। मेंडल ने ट्रू ब्रीडेड वैरायटी जो है वो पी प्लांट की लेके उसके जो है वो कॉटिलिडन्स जो के येलो कलर के थे और राउंड थे, उनका क्रॉस करवाया उनके साथ जो कि ग्रीन थे और रिंकल्ड थे। इट्स मीन दैट कि जो येलो राउंड है उनके पास उनकी जो जीनोटाइप है, उनके पास जो फैक्टर्स हैं दैट आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और जो रिंकल ग्रीन है वो है स्मॉल वाई, स्मॉल आर। Y is for the color and R is for the shape. अब कलर और शेप दोनों चीजें, दो ट्रेड्स हम एक ही क्रॉस में स्टडी करने जा रहे हैं। सो दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो हमारे पास प्लांट है येलो सीडेड, राउंड सीडेड, उसके जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाले होंगे। उनके दोनों वाई में से भी एक आ गया, दोनों आर में से भी एक फैक्टर आ गया। और जो ग्रीन सीडेड रिंकल प्लांट होगा दैट विल प्रोड्यूस दी स्मॉल वाई स्मॉल आर गैमेट। और जब ये क्रॉस करेंगे तो F1 जो हमारे पास आएगी दैट विल बी द कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास, तो हमने बात की कि हमारे पास जो F1 आएगी वो होगी कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, दैट इज द हेटेरोजाइगस। दोनों एलील्स ही हेटेरोजाइगस हैं। और इसकी जो अपीयरेंस होगी दैट विल बी द येलो राउंड, क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट है, कैपिटल वाई भी और कैपिटल आर भी। और एक भी डोमिनेंट अगर मौजूद होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में भी अलील्स का बिहेवियर सेम वही है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था। मीन दे आर सेग्रीगेटिंग फ्रॉम ईच अदर। अलील पेयर्स में से हर एक दूसरे से सेपरेट होके, सेग्रीगेट होके नेक्स्ट में जाएगा और वहां पर जाके, ठीक है, वहां पर जो है वो जाके वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। दोनों के दोनों कैपिटल वाई और कैपिटल आर ये जब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ, वह वन में इनका जो आएगी फिनोटाइप वो वही डोमिनेंट फिनोटाइप शो हो जाएगी। और स्मॉल वाई और स्मॉल आर वो अपने आप को हाइड रखेंगे क्योंकि वो रिसेसिव है। अब अगर हम F1 का आपस में क्रॉस करवाएंगे, F1 का F1 के साथ इनके कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर का कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर के साथ, तो इसके नतीजे में जो हमारे पास गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स चार तरह के होंगे। कुछ गैमेट्स ऐसे होंगे जो कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाले हैं। कुछ गैमेट्स ऐसे होंगे जो कैपिटल वाई, स्मॉल आर वाले हैं। ऐसे ही कुछ गैमेट्स ऐसे होंगे जो स्मॉल वाई, कैपिटल आर वाले हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो स्मॉल वाई और स्मॉल आर वाले हैं। तो इस तरह से ये टोटल चार तरह के गैमेट्स बनेंगे F1 से। और अगर उनका आपस में क्रॉस होता है F1 का F1 के साथ, तो हमारे पास जो F2 आएगी प्रोजेनी वो कुछ इस तरह से होगी कि उसके अंदर फिर हमें चार तरह की फिनोटाइप्स मिलेंगे, ठीक है। F1 से हमने चार गैमेट्स एक तरफ, चार गैमेट्स दूसरी तरफ, पन्नेट स्क्वायर बनेगा।
टोटल 16 स्केयर्स पर मुश्तमिल है वो हमारे पास एक चेकर बोर्ड या पुनेट स्केयर जो है वो बनेगा। और इन 16 में से हमारे पास 4 फिनोटाइप्स आएंगी 9331 की रेशियो के साथ, यानी कि येलो राउंड प्लांट भी बनेंगे, येलो रिंकल प्लांट भी बनेंगे, ग्रीन राउंड प्लांट भी बनेंगे और ग्रीन रिंकल प्लांट्स भी बनेंगे। ठीक है, ये किस तरह से है अगर हम बात करें इसको, इस चेकर बोर्ड में, इस पुनेट स्केयर में, जैसे हमने अभी बात की कि क्रॉस करवाया इसका राउंड येलो का रिंकल ग्रीन के साथ, ये F1 में हमारे पास तमाम के तमाम राउंड येलो बने, क्योंकि जो राउंड येलो के गैमेट्स थे वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई कंटेन कर रहे थे, रिंकल ग्रीन के जो गैमेट्स थे वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई रिटेन कर रहे थे। तो इन दोनों का जब आपस में गैमेट्स की यूनियन हुई तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई बने, जो कि हमारे पास ये फिनोटिपिकली डोमिनेंट है लेकिन जीनोटिपिकली हेटेरोजाइगस है। ठीक है, जब इनका क्रॉस आपस में करवाया गया, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ जब ये क्रॉस हुआ तो उसके नतीजे में अब हर एक से 4 गैमेट्स बन रहे हैं। जैसे कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। ऐसे ही स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। ये 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। ऐसे ही दूसरी जानब भी ये 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। अब इन गैमेट्स की जब आपस में फ्यूजन होगी, अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई से मिलता है तो ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई बन जाता है। कैपिटल आर अगर एक भी मौजूद होगा तो वो फिनोटिपिकली डोमिनेंट यानी कि राउंड हो जाएगा, ऐसे कैपिटल वाई होगा तो वो येलो हो जाएगा। तो ये तो दोनों के दोनों, इसका मतलब है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है दोनों के लिए। तो ये है हमारे पास येलो राउंड। ऐसे ही अगर ये स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई ये इसके साथ क्रॉस करेगा पहले वाले के साथ ही, तो ये हमारे पास बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई दैट इज आल्सो राउंड येलो। सेम इसका इसके साथ क्रॉस करते जाएं पहले के साथ ही। ठीक है, पहले इन चारों का इसके साथ, फिर इन चारों का इस दूसरे के साथ, फिर तीसरे, फिर चौथे, चारों गैमेट्स के साथ जो है वो आप प्रोबेबिलिटी देखते जाएं कि कौन कौन सा अगर क्रॉस इसका इसके साथ आ गया, अगर ये गैमेट्स आपस में मिल गए तो क्या चांस है, कौन सी फिनोटाइप बनने का चांस है। तो ये हमारे पास 16 जो है वो टोटल जो है वो बनेंगे और इस 16 में से आप देखें 9 आपके पास जो है वो क्या है, वो राउंड येलो है। ठीक है, 9 आपके पास ये राउंड येलो है, 9 16 में से। अब ये सारे के सारे फिनोटिपिकली तो डोमिनेंट हैं, जीनोटिपिकली ये देखें, जैसे ये एक पहले वाला ये देख लें, ये दोनों के लिए होमोजाइगस है। ये इनको कैपिटल आर स्मॉल आर ये राउंड और रिंकल के लिए तो हेटेरोजाइगस है, लेकिन ये येलो के लिए और ग्रीन के लिए ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। इसी तरह से अगर आप देख लें इसको कैपिटल आर ये राउंड के लिए तो होमोजाइगस है, डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये सीड कलर के लिए येलो और ग्रीन के लिए वो हेटेरोजाइगस है। ठीक है, ये देख लें यहाँ पर 3 तरह के ये जीनोटिपिकली हमारे पास आ रहे हैं। एक होमोजाइगस फॉर बोथ फिनोटाइप्स, दूसरा होमोजाइगस फॉर वन टाइप ऑफ फिनोटाइप एंड हेटेरोजाइगस फॉर अदर टाइप। यानी कि कुछ जो है वो क्या है, राउंड के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है लेकिन येलो के लिए हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि राउंड के लिए हेटेरोजाइगस फॉर्म में है लेकिन येलो कलर के लिए वो होमोजाइगस है। दूसरी फिनोटाइप्स हमारे पास बनेंगी येलो और रिंकल्ड, स्मॉल आर स्मॉल वाई जहां पर भी आ रहा होगा, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई
तो स्मॉल आर ये रिंकल के लिए है, कैपिटल वाई ये हमारे पास येलो कलर के लिए है। तो 16 में से 3 जो है ये हमारे पास बनेंगे रिंकल येलो, 16 में से 3 ही बनेंगे ग्रीन लेकिन राउंड, क्योंकि स्मॉल वाई आ गया लिहाजा ये ग्रीन। और 16 में से 1 बनेगा जो कि ग्रीन भी होगा और रिंकल भी होगा। ये रेशियो जब हमारे पास आएगी F2 के अंदर, ठीक है, 9331 की रेशियो आएगी, 9331 की ये रेशियो है, ठीक है, 9331। अगर हम इस रेशियो को वही सेग्रीगेशन के रूल्स के मुताबिक देखें, ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि सेग्रीगेशन में ये दोनों एलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं और एक दूसरे से सेपरेट होकर नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम देख लें जी रेशियो किस चीज की, हम देख लें राउंड की और रिंकल की, तो 9 और 3 ये 12 आपके पास राउंड है और 4 आपके पास रिंकल है, 12 4 रेशियो 3 1 निकल आई। अगर आप रेशियो देख लें रिंकल की, सॉरी येलो की और ग्रीन की, दूसरे ट्रेड को देख तो येलो भी आपके पास 12 है और ग्रीन 4 है, ठीक है, रेशियो फिर वही 3 1 की, ठीक हो गया। तो यहाँ पर वह एक अलील था, वह 2 अलील्स हैं, मतलब 2 जीन पेयर हैं, 1 जीन पेयर है, 3 है, जितने भी होंगे मियोसिस के अंदर वो एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगे। और सेग्रीगेट भी इस तरह से होंगे कि ये जरूरी नहीं है कि वो एक अलील के साथ बिल्कुल सेम दूसरे वाला वही अलील ही जाए। जैसे मैंने बात की कि राउंड के साथ लाजमी येलो वाला ही जाए, नहीं, राउंड के साथ ग्रीन भी जा सकता है, रिंकल के साथ येलो भी जा सकता है, ठीक है। तो ट्रेड्स अगली नस्ल में इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे हैं क्योंकि अलील्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असॉर्ट। हमने यहां पर देखा कि ऊपर फिनोटाइप जो है वो 2 थी पेरेंट्स में, F1 में एक ही थी फिनोटाइप, लेकिन यहां पर हमारे पास कितनी 4 फिनोटाइप आ गई हैं। खास तौर पर ये जो 2 फिनोटाइप्स बनी है, यानी कि राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, ये ऐसी फिनोटाइप्स हैं जो कि पेरेंट्स में थी ही नहीं और यहाँ पर बन रही हैं। ये इंडिकेट कर रही है कि ये येलो कलर कलर का और शेप का जो अलील है वो एक दूसरे से डिपेंडेंट होकर इकट्ठा नहीं जा रहा, अपनी मर्जी से अगली नस्ल में जो है वो सॉर्ट होते हैं। हम प्रोडक्ट रूल को अपना लें और प्रोबेबिलिटी को देखते जाएं साथ साथ, तो फिर भी हमारे पास जो रेशियो बनेगी हम उसको देखते हैं। जैसे अगर हम राउंड और रिंकल की रेशियो देखते थे तो राउंड 4 में से 3 और रिंकल 4 में से 1, 3 1 की रेशियो आती थी। ऐसी अगर हम येलो और ग्रीन की रेशियो भी देखते थे तो 4 में से 3 येलो और 4 में से 1 जब आपके पास ग्रीन कलर जब आता था। अब सपोज कि अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑब्जर्व करते तो राउंड 4 में से 3 होने थे, या ऐसी येलो 4 में से 3 होने थे, तो 3/4 और 3/4 को आप क्रॉस कर दें तो आपके पास 9/16 आंसर आएगा। तो आप देख लें कि जो राउंड येलो कलर है, वो राउंड कलर और राउंड शेप और येलो कलर, वो आपके पास वही 9 और 16 है। सेम राउंड अगर 3/4 है, ग्रीन 1/4 है, मल्टीप्लाई करके देख ले आंसर 3/16 है, तो राउंड ग्रीन 3/16 है। रिंकल अगर 1/4 है, येलो 3/4 है, तो रिंकल येलो वही 3/16 मल्टीप्लाई करके देख ले। सेम अगर रिंकल 1/4 है और ग्रीन 1/4 है, तो रिंकल ग्रीन 1/16 है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट रूल्स के मुताबिक भी यही आंसर होना चाहिए था। प्रोबेबिलिटी रेशियो जो आ रही है उसके मुताबिक भी
यहाँ पर भी वही रेशो ही आ रही है, 9331 की रेशो। अगर आप इसको रिफाइंड करें तो वही 31 की रेशो है, सेग्रीगेशन के रूल्स वाली रेशो है। तो इसका मतलब है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में सारे रूल जो है वो वही फॉलो हो रहे हैं। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि दो ट्रेड्स के जो अलील्स हैं, दो मुख्तलिफ अलील्स हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे हैं, वो एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिधर जो है वो राउंड शेप वाला सीड बनेगा वो लाजमी कलर में भी येलो होगा, ये नहीं है। वो राउंड वाला जो है ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रिंकल सीडेड जो है वो येलो कलर का भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असॉर्ट। जैसे प्लांट की मैंने एक एग्जांपल ली, आप किसी भी एनिमल को देख लें, एनिमल्स के अंदर भी ये फॉलो करेगा रूल। ये एक एक्टिविटी भी है आपके सामने, इसको सॉल्व कीजिएगा कि ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है और उसके विंग्स की शेप वो वाइट टाइप है, बिल्कुल नॉर्मल विंग्स है, और आई कलर वो भी नॉर्मल है, रेड कलर है। ठीक है, ये क्रॉस करवाया गया है उस फ्लाई का एक ऐसी फ्लाई के साथ जिसके पास वेस्टिजियल विंग्स हैं, रिड्यूस विंग्स हैं, शॉर्ट विंग्स हैं और सीपिया आईज हैं, वाइट आईज हैं। ठीक है, तो आपने F1 प्रोजेनी निकालनी है, F1 किस तरह की बनेगी, और फिर F1 का आपस में क्रॉस करवाने से F2 किस तरह की बनेगी, F2 की रेशियो क्या होगी। तो इसकी रेशियो भी वही जो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के रूल पढ़े थे उसके मुताबिक ही आएगी, क्योंकि ये कंप्लीट डोमिनेंस का केस ही है। इसको आपने जब वो सॉल्व करना है असाइनमेंट की सूरत में। क्वेश्चन ये राइज हुआ था कि मेंडल ने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, लाज उसने जब वो दिए, वो इतना कामयाब कैसे हुआ, उसकी रीजन क्या है। तो उसकी रीजन ये है कि एक तो उसने एक एक करके करैक्टर को स्टडी किया था पहले, अलग अलग सारे, जैसे मैंने उस टेबल में आपको पहले बताया था। दूसरा, उसने जो पी की वैरायटीज ली थी उनमें क्लियर डिफरेंस था। ठीक है, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स, जैसे राउंड और रिंकल, येलो और ग्रीन, बड़े कंट्रास्टिंग पेयर थे। उसने अपने एक्सपेरिमेंट बहुत केयर के साथ किए। ठीक है, एक्यूरेसी जो है उसकी इसीलिए ज्यादा है कि केयर बहुत ज्यादा ठीक थी और उसकी एनालिसिस उसने जो है वो अच्छे किए थे। और पहली दफा ऐसा हुआ था कि प्रॉपर जो है वो मैथमेटिक्स इसमें जब उसने यूज की थी सही, और ये मैथमेटिकल टेक्निक्स का उसका साथ में इस्तेमाल करना, ये भी जो है वो उसकी वजाहत के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। लेकिन इसको एवोल्यूशन का कोई पता नहीं था, इसको जीन्स का कोई पता नहीं था। ठीक है, इसको जीन्स का कोई पता नहीं था। तो हमने देखे बेनिफिट्स, तो हमने देखे। अब हम बात करते हैं कि बावजूद इसके कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस उसने बहुत अच्छा उसने लॉज दे दिए, उसके बावजूद कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो इसके इस लॉ के साथ थी, या पहले जो उसने लॉज दिए थे उनके साथ थी। उन प्रॉब्लम्स को भी जब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये जो मैथमेटिकल टेक्निक्स थी इसकी मदद से उसने अच्छी वजाहत तो कर दी, लेकिन बहुत सारे बायोलॉजिस्ट इसको नहीं मानते थे, तो ये बिल्कुल न्यू था उनके लिए। ठीक है, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जो एग्जिबिट हो रहे थे, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस अनलाइक टू डार्विन एंड अदर आइडियाज, उनकी निस्बत डार्विन तो कह रहा था कंटिन्यूअसली वेरिएशन जो ये कह रहे हैं डिसकंटिन्यूअस, तो उसके आइडियाज के साथ भी नहीं मिलते थे। फर्टिलाइजेशन का फिनोमिनन और क्रोमोसोम्स का बिहेवियर सेल डिवीजन के दौरान उस वक्त पता नहीं था, ये तो बाद में पता चला। ठीक है, तो इसी तरह से उसके काम की मजीद पब्लिकेशंस तब ना हुई जब तक मॉडर्न जेनेटिक्स का काम स्टार्ट ना हुआ। जब 20वीं सदी के शुरू पे जीन्स की डिस्कवरी हुई और नए जो है वो आइडियाज आए सामने, तो तब मेंडल का काम जो है वो याद आया। तो फिर वो तो सारे का सारा वही काम था
जो मॉडर्न जेनेटिक्स ने बाद में जब वो डिस्कवर किया, तो मेंडेलियन वर्क की जब रीडिस्कवरी हुई तो फिर मेंडल के काम को ज्यादा जो है वो सराहा गया। ठीक है, इसी तरह से मेंडल ने ये देखा कि जो स्पीशीज के अंदर करेक्टर्स हैं वो कंसिस्टेंसी से जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाते हैं, और एवोल्यूशन तो ये नहीं कहती थी कंसिस्टेंसी है, वो तो कहती वेरिएशन है। ठीक है, पाइसन सेटिमम के ऊपर तो उसने एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया था, लेकिन मेंडल फेल हुआ किसी भी दूसरी स्पीशी को एक्सप्लेन करने में। वो तो बाद में जब काम हुआ तो पता चला कि सिर्फ पाइसन सेटिमम ही नहीं बल्कि सब में ही ये इसी को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ जीन लिंकेज जब हुई तो फिर ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था इसके ऊपर क्वेश्चन राइज हुआ कि जब जीन लिंक्ड है एक दूसरे के साथ तो फिर वो तो एक दूसरे के डिपेंडेंट हो गए, तो इंडिपेंडेंट कैसे रहेगी बात। ठीक है, तो ये वो इश्यूज थे, ये वो प्रॉब्लम्स थी जो कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस के साथ रिलेट करती हैं। इसके बावजूद जो मेंडल्स के लॉ हैं वो बायोलॉजिकली बहुत सिग्निफिकेंट हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस बहुत सिग्निफिकेंट है बायोलॉजिकली। ठीक है, ये आइडिया दे रही है इनहेरिटेंस पैटर्न्स का कि किस तरह से जो है वो करेक्टर्स, किस तरह से ट्रेड्स वो जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो रहे हैं। ठीक है, ये आइडिया दे रही है कि किस तरह से जो जीन्स हैं गैमेटोजेनेसिस के दौरान वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे हैं। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान असॉर्टमेंट कैसे हो रही है, जो बाद में मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर की डिस्कवरी से पता भी चल गई। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आइडिया दे रही है कि वेरिएशन की रीजन क्या है। जैसे हमने बात की कि पेरेंट्स में वो फिनोटाइप्स थी ही नहीं जो ऑफस्प्रिंग में बन गई, और क्यों बनी थी, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से बनी थी। तो ऑफस्प्रिंग वो जो दो बने, जैसे हमने वो बात की कि राउंड और रिंकल सीडेड बन गए, या हमने कहा कि रिंकल और येलो कलर जो है वो बन गया, तो ये वेरिएंट थे, वेरिएशंस इसमें आ गई हुई थी। तो ये वेरिएशंस का आइडिया दे रही हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसके मुताबिक जब स्पीशीज आपस में मैटिंग करती हैं स्पीशी के मेंबर्स, तो उनके जो कॉपी ऑफ जीन्स हैं जो कि पहले उससे सेग्रीगेशन के तहत अलग अलग हुए हुए थे, गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करेंगे तो मैटिंग में वो गैमेट्स के अंदर वो कॉपीज ऑफ जीन्स एक दूसरे से मिल जाएंगी, और इस तरह से जो है वो क्या होगा कि जाइगोट के अंदर दोबारा वो जीन्स की जो तादाद है, जो सेट है, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान हाफ होना फैक्टर्स का एक एक मिलना दो में से, ये बाद में जब मियोसिस डिस्कवर हुई तो वहां पर कंफर्म हो गया कि ये तो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो बायोलॉजिकली जो है वो हमारे पास ये सिग्निफिकेंट है कि इससे कई नई जो है वो डिस्कवरीज जब हुई बाद में, उसकी बैक पे बेस पे ये चीज थी, और ये बाद में जो है वो कंफर्म भी होते गए। मेंडल इस चीज को कंफर्म नहीं कर सका, बाकायदा एविडेंस उस तरह से जब वो नहीं दे सका था, स्वाय पाइसन सेटिंग। दैट इज अबाउट द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप जो है वो दी गई मेल पे ईमेल कर सकते हैं।